नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। और आज की क्लास जियोग्राफी की होने वाली है, जिसमें ये जियोग्राफी की पहली क्लास होगी। ध्यान देंगे, ये जो क्लास है, ये जो छात्र या जो हमारे साथी यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, जो हमारे पेट के एग्जाम होते हैं, लेखपाल के एग्जाम होते हैं, या अन्य किसी वनडे एग्जाम जैसे कि हमारा सीटेट में जो जियोग्राफी पूछा जाता है, उस सारे क्लासों के लिए ये क्लास जो है वो जरूरी है। जिस भी वनडे एग्जाम में या जिस भी कंपटीशन में जियोग्राफी एज अ सब्जेक्ट पूछा जाता है, वे साथी हमारे इस क्लास को देख सकते हैं। ध्यान देंगे, ये जो क्लास होगी, इस क्लास में जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो हमारी बेसिक बुक है जियोग्राफी की, और साथ ही साथ जो एडवांस बुक है जियोग्राफी की, एडवांस बुक मतलब जो भी हमारे एडवांस फैक्ट हैं, वो सारे फैक्ट और वो सारे कॉन्सेप्ट जो है इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो केवल ये एनसीईआरटी नहीं है, इसमें एनसीईआरटी भी पूरा कवर रहेगा। ध्यान देंगे कि एनसीईआरटी की जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी फैक्ट हैं, वो एनसीईआरटी के भी इसमें इस क्लास में जो है वो कवर रहेंगे। तो सभी साथी जो है, अगर उन्हें जियोग्राफी की क्लास देखनी है या अपने किसी अन्य साथी को शेयर करना है, तो ये क्लास जो उन्हें दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले जो हम लोग क्लास देखेंगे वो 3 पार्ट हमारा होगा। एक हमारा होगा भूगोल का मूल सिद्धांत। एक में हम क्या देखेंगे, जो हमारा भूगोल का मूल सिद्धांत है, भूगोल का मूल सिद्धांत। दूसरा जो हमारा पार्ट होगा वो होगा भारत का भूगोल। दूसरा हमारा क्या पार्ट होगा, भारत का भूगोल। और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल। और साथ ही साथ हम लोग इसी सिद्धांत को या इसी क्लास के साथ साथ हम लोग जो हमारा एमसीक्यू का क्लास होगा, जो हमारा पीवाईक्यू का क्लास होगा, एमसीक्यू का क्लास होगा, वो भी देखेंगे। और साथ ही साथ हम मैप भी देखेंगे। तो ये सारी क्लासें इस चैनल पर होंगी और चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा, अपने साथियों को भी शेयर करिएगा। तो आज हम लोग सबसे पहले जो हमारा पार्ट होगा वो भूगोल का मूल सिद्धांत देखेंगे। और भूगोल के मूल सिद्धांत में जो आज का हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर, वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। हमारा पहला चैप्टर क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ये आज का हमारा पहला चैप्टर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो हमारा कैसे बना। जो हमारा ब्रह्मांड है, अर्थात इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। क्या ये ब्रह्मांड हमारा पहले से अस्तित्व में था या इसकी उत्पत्ति बाद में हुई। तो देखिए, जो हमारे ब्रह्मांड का जो अध्ययन है वो प्राचीन काल से ही शुरू हो गया था। और प्राचीन काल में जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, इसके दो अलग अलग दृष्टिकोण थे। एक हमारा जो दृष्टिकोण देखने को मिलता है वो हमारा होता है भू केंद्रित दृष्टिकोण। एक हमारा कैसा दृष्टिकोण देखने को मिलता है, भू केंद्रित दृष्टिकोण। और दूसरा जो दृष्टिकोण था, जिसे लोग कहते हैं सूर्य केंद्रित दृष्टिकोण। दोनों को हम लोग समझेंगे। तो ब्रह्मांड का अध्ययन जो हुआ वो इन दो दृष्टिकोण के आधार पर हुआ। भू केंद्रित दृष्टिकोण में क्या था कि लोगों ने ये माना कि जो हमारी पृथ्वी है यही सर्वे सर्वा है। पृथ्वी क्या है, हमारी सर्वे सर्वा है। अर्थात पृथ्वी को लोगों ने क्या माना, पृथ्वी हमारा क्या है, केंद्र में है। पृथ्वी क्या है, केंद्र में है। और जो हमारे अन्य ग्रह हैं, जो हमारे अन्य उपग्रह हैं, जैसे हमारा सूर्य हो गया, जो हमारा चंद्रमा हो गया, जो हमारे अन्य ग्रह हो गए, अन्य तारे जो हो गए, ये माना गया कि भू केंद्रित जो दृष्टिकोण था ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, कि जो हमारा भू केंद्रित दृष्टिकोण था, इसमें पृथ्वी हमारा सेंटर में है। और जो अन्य सब्जेक्ट हैं, जो हमारे अन्य सूर्य हैं, चंद्रमा है, तारे हैं, ये क्या होते हैं, सूर्य के, जो हमारा पृथ्वी है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन्होंने माना कि जो पृथ्वी है वो क्या है, खोखले गोले के जैसा है। तारे जो है, जो सूर्य हैं, जो ग्रह हैं, चंद्रमा है, ये सब इसमें खोखले गोले में स्थित हैं। और ये जो है पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के चारों क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये हमारा जो दृष्टिकोण था, ये हमारा भू केंद्रित दृष्टिकोण था। और इस दृष्टिकोण में जो थे मानने वाले, उसमें हमारे दो सबसे महान दार्शनिक आते हैं, जिसमें से एक का नाम था अरस्तु और दूसरे का नाम था टॉलमी। दो दार्शनिक थे, कौन से, अरस्तु और टॉलमी। तो जो हमारा भू केंद्रित दृष्टिकोण था,
इसका क्या सिद्धांत था कि जो पृथ्वी है वो हमारा क्या है, केंद्र में है, और अन्य जो सूर्य चंद्रमा तारे हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसका समर्थन किसने किया था? अरस्तु और टालमी ने। अन्य जो हमारे दार्शनिक थे उसमें सूर्य केंद्रित जो दृष्टिकोण था उसमें यह माना गया कि सूर्य जो है हमारा क्या है, केंद्र में है। सूर्य हमारा क्या है? सूर्य हमारा केंद्र में है, और जो अन्य ग्रह हैं जिसमें हमारा जो पृथ्वी आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, अन्य तारे जो हैं वो जो हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अर्थात हमारा सन जो है वो क्या है, सूर्य में है, और अन्य ग्रह जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में दो हमारे दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। एक हमारा भू केंद्रित, भू मतलब पृथ्वी, और दूसरा हमारा होता है सूर्य केंद्रित। ठीक है, अब इसमें अगर हम सूर्य केंद्रित में बात करें तो इसमें सबसे पहले जिन दार्शनिक का नाम आता है उनका नाम था एरिस्टार्कस। क्या नाम था? एरिस्टार्कस। सबसे पहले जिन्होंने ये माना कि सूर्य केंद्रित दृष्टिकोण अर्थात सूर्य हमारा केंद्र में है, उसमें सबसे पहले हमारे यूनानी दार्शनिक आते हैं एरिस्टार्कस। ठीक, बाद में इसी सिद्धांत को जो हमारे आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक थे, जिसमें हमारे जो कॉपरनिकस आते हैं, केपलर आते हैं, गैलीलियो आते हैं, उन्होंने इस सिद्धांत का जो समर्थन किया जिसमें हमारे सूर्य जो है केंद्र में है और ग्रह, अन्य उपग्रह, चंद्रमा जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जो हमारा आधुनिक खगोल विज्ञान है उसके बारे में देखते हैं कि वो ब्रह्मांड के बारे में क्या कहता है। तो आइए, तो हमारा आधुनिक खगोल सिद्धांत क्या कहता है? आधुनिक खगोल विज्ञान, आधुनिक खगोल विज्ञान, आधुनिक खगोल विज्ञान। आधुनिक खगोल विज्ञान में जो सबसे बड़े समर्थक थे वो चार थे। उसमें एक हमारा आता है सबसे पहले हमारे कॉपरनिकस, निकोलस कॉपरनिकस। दूसरे जो हमारे थे जिन्हें हम बोलते हैं केपलर, जिन्होंने ग्रहों के गति संबंधी केपलर का सिद्धांत दिया है। तीसरे हमारे महान जो हमारे दार्शनिक थे गैलीलियो, और हमारे जो साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन साहब। तो आधुनिक खगोल विज्ञान के जो चार हमारे दार्शनिक, जो चार वैज्ञानिक थे, जिसमें हमारा कॉपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, इन सभी ने जो है सूर्य केंद्रित जो हमारा दृष्टिकोण था इसको सैद्धांतिक अनुमति दी। इसको जो है उन्होंने दृष्टिकोण को बरकरार रखा और अपने कुछ नियम भी दिए, जिसमें कॉपरनिकस ने कहा कि जो है ब्रह्मांड के में जो है सूर्य जो है वो केंद्र में है। ब्रह्मांड में जो सूर्य है, सूर्य क्या है, वो हमारा केंद्र में है, और जो अन्य ग्रह हैं, जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारा उपग्रह है, ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बाद में केपलर साहब ने क्या किया कि इसी सिद्धांत का समर्थन किया, और उन्होंने ये बताया कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार मतलब होता है वृत्त हमारा जो होता है वो पूरा सर्कल होता है। अगर इसी को थोड़ा सा चपटा कर दें जिसे हम बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। अर्थात केपलर ने भी सूर्य केंद्रित दृष्टिकोण जो है उसका समर्थन किया। गैलीलियो साहब ने भी इसका समर्थन किया कि जो हमारा सूर्य है वो क्या है, केंद्र में है, और पृथ्वी या अन्य ग्रह जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आइजैक न्यूटन ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर जो अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं उसका जो मूल सिद्धांत है उसका गुरुत्वाकर्षण का नियम अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल। उन्होंने ये बताया कि जो अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसका जो कारण है वो कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण से अन्य सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इसी के आधार पर उन्हें एक गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया। तो ये हमारे जो चार जो हमारे दार्शनिक थे या जो हमारे खगोल विज्ञान के जनक थे, कॉपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, इनको हम आधुनिक खगोल विज्ञान के संस्थापक के रूप में भी जानते हैं। तो ये हमारा क्या था, आधुनिक खगोल विज्ञान, जिन्होंने ब्रह्मांड के सिद्धांत के बारे में अपनी जो सिद्धांत है या अपनी जो खोज है उसको दुनिया के सामने रखा। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति का
जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है, जिसे सर्वमान्य मान्यता दी गई, उसमें हमारा आता है बिग बैंग थ्योरी, अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई। जब इसके बारे में खोज हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए, जिसमें से जो सर्वमान्य सिद्धांत है उसे अब बोलते हैं बिग बैंग का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? बिग बैंग सिद्धांत, या इसी को हम बोलते हैं महाविस्फोट की घटना। महाविस्फोट की घटना, महाविस्फोट की घटना। इस सिद्धांत ने ये जो सर्वमान्य है कि इस सिद्धांत ने माना कि बिग बैंग की घटना के पश्चात, अर्थात महाविस्फोट की घटना के पश्चात ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और धीरे धीरे सूर्य, ग्रह, उपग्रह या अन्य आकाशगंगाएं में जो भी तारे हैं, जो भी पिंड हैं, उसकी उत्पत्ति इसी विस्फोट के दौरान हुई या इसी विस्फोट के पश्चात हुई। अब ये हमारा जो बिग बैंग सिद्धांत है, ये क्या कहता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में? इस सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई वो लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुई। 13.8 अरब वर्ष पहले की घटना है। ऐसा माना गया कि 13.8 अरब वर्ष पहले जो पूरा ब्रह्मांड था वो एकल बिंदु के रूप में था। किस रूप में था? एकल बिंदु के रूप में था। एकल बिंदु का मतलब बहुत ही छोटा ऐसा बिंदु जिसका जो आयतन था वो लगभग शून्य है, इसका जो घनत्व था वो अनंत है, और साथ ही साथ इसका जो द्रव्यमान था वो भी क्या था? अनंत था। तो बिग बैंग सिद्धांत ये कहता है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई वो लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुई। ब्रह्मांड पूरा एक एकल बिंदु के रूप में था। इस एकल बिंदु को कहते हैं सिंगुलैरिटी। ये शब्द कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सिंगुलैरिटी। तो ब्रह्मांड हमारा सिंगुलैरिटी के रूप में था, अर्थात एक एकल बिंदु के रूप में था, जिसका आयतन जो है बहुत ही शून्य, लगभग शून्य के बराबर, बहुत ही छोटा था, और घनत्व तो बहुत ही अधिक, अर्थात बहुत ही अधिक घनत्व और बहुत ही अधिक द्रव्यमान के साथ उपस्थित था। किसी अज्ञात कारण से, किस कारण से इसमें विस्फोट हुआ ये ज्ञात नहीं है, लेकिन कहते हैं कि किसी अज्ञात कारण से इसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ, और विस्फोट के पश्चात, जिसे हम बोलते हैं महाविस्फोट की घटना, इस विस्फोट के पश्चात जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस विस्फोट के पश्चात ही क्या हुआ? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और फिर धीरे धीरे ब्रह्मांड के साथ साथ जो है हमारा आकाशगंगाएं निर्मित हुई, तारे बने, ग्रह बने, उपग्रह बने, जिसको हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। तो ये है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं बिग बैंग का सिद्धांत। ठीक। बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने, जिसमें एडविन हब्बल थे, जो हमारे सन 1929 में एक हमारे साइंटिस्ट थे, एडविन हब्बल, या हब्बल कहीं कहीं लिखते हैं, एडविन हब्बल ने इस सिद्धांत को जो है मान्यता दी। उन्होंने बताया कि जो आकाशगंगा है वो अभी भी जो हमारा फैल रहा है, पूरा जो ब्रह्मांड है उसका अभी भी जो है विस्तार हो रहा है, और ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है। ठीक है। तो ये हमारा क्या था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई तो धीरे धीरे जो तारे, जो ग्रह, इनका धीरे धीरे समूह इकट्ठा हुआ, और इन समूहों को ही हम क्या बोलते हैं? आकाशगंगा बोलते हैं। इन समूहों को क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। तो अगली क्लास में हम लोग समझते हैं, आगे हम देखते हैं कि आकाशगंगा की उत्पत्ति या आकाशगंगा क्या होते हैं। आकाशगंगा, जिसे हम मंदाकिनी भी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। आकाशगंगा या मंदाकिनी। मंदाकिनी जो है ये क्या होता है? तारों का समूह है, धूल, गैस। जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट के पश्चात जो है, विस्फोट में बहुत सारे गैस निकले, धूल निकले, और बहुत सारे कण निकले। धीरे धीरे जब वो इकट्ठा हुए तो कुछ झुंड के रूप में एक जगह इकट्ठे हुए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये सारे लोग एक किसी तारे के समीप जो है अपना चक्कर या अपना समूह बना लेते हैं, जिससे आकाशगंगा का निर्माण हुआ। अब आकाशगंगा में क्या क्या होते हैं? आकाशगंगा में होते हैं गैस, धूल, तारे, और सौर मंडल में जो अन्य भी होते हैं, ग्रह, उपग्रह, पिंड, उल्का पिंड,
अन्य चीजें जो है ये आकाश गंगाओं में पाए जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जो है लगभग 100 अरब से भी अधिक आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। लगभग 100 अरब से, कहते हैं कि पूरे आकाश गंगा में 100 अरब से अधिक आकाश गंगाएं लगभग विद्यमान है। जैसे कि जो हमारा सौरमंडल है, हमारा जो सौरमंडल है वो किस आकाश गंगा का नाम, उस आकाश गंगा के क्या नाम है, उसे हम कहते हैं मिल्की वे। मिल्की वे जो हमारा सौरमंडल है उस आकाश गंगा को हम कहते हैं मिल्की वे, या इसी को हम बोलते हैं दुग्ध मेखला। अब अगर हम आकाश गंगाओं की बात करें तो ये कई आकार में होते हैं। सामान्यतः जो आकाश गंगाएं होती हैं वो दीर्घवृत्ताकार अर्थात जो अंडाकार होती हैं या जो है सर्पिल आकार में पाई जाती हैं। आकाश गंगाएं दो रूपों में ज्यादातर देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक हमारा जो है सर्पिल आकार की होती है और दूसरा हमारा होता है दीर्घवृत्ताकार आकार, दीर्घवृत्ताकार। तो आकाश गंगाएं या तो सर्पिल आकार की होंगी या तो दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार आकार की होंगी। जो हमारी आकाश गंगा है जिसका नाम है मिल्की वे या दुग्ध मेखला, इसका जो आकार है ये कैसा है, ये है सर्पिल आकार का। एग्जाम में पूछा जाता है कि दुग्ध मेखला का आकार किस आकार का है, तो सर्पिल आकार का है, अर्थात सांप के जैसे आकार का है। तो ये कैसा आकार, सर्पिल आकार। ठीक, तो सर्पिल आकार और दीर्घवृत्ताकार के अलावा कुछ आकाश गंगाएं जो हैं ना तो सर्पिल आकार की होती हैं और ना ही दीर्घवृत्ताकार होती हैं। ये इन्हें हम कह सकते हैं कि ये अनियमित आकार की होती हैं, जिसे हम बोलते हैं अनियमित आकाश गंगा। कुछ आकाश गंगाएं ऐसी भी होती हैं जिनका कोई आकार नहीं होता, इसे हम बोलते हैं अनियमित आकाश गंगा। तो आकाश गंगाएं क्या हैं, गैस, धूल, तारे, ग्रह, इन सभी का क्या है, एक समूह है जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण एक जगह या एक साथ इकट्ठा होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। हमारा जो सौरमंडल है जिसमें सूर्य, ग्रह, उपग्रह ये सारे पाए जाते हैं, वो जिस आकाश गंगा में पाया जाता है उसका नाम क्या है, मिल्की वे, या इसी को हम क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला। अर्थात हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मिल्की वे या दुग्ध मेखला। और ये किस आकार की है, ये है सर्पिल आकार की। ध्यान रखेंगे कि हमारी आकाश गंगा किस आकार की है, सर्पिल आकार की। आकाश गंगाएं मुख्यतः दो आकार में पाई जाती हैं, सर्पिल आकार और दीर्घवृत्ताकार, या इसी को हम बोलते हैं अंडाकार, अंडाकार आकार की। कुछ आकाश गंगाएं अनियमित आकार की भी होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं अनियमित आकाश गंगाएं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, आकाश गंगाएं हो गई। अब आकाश गंगाओं के बाद हम देखते हैं तारे के बारे में कि तारे क्या होते हैं। यहां तक ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तारे, स्टार्स। हम सभी ने तारों को आकाश में देखा है, कुछ ज़्यादा चमकते हैं, कुछ कम चमकते हैं। हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि तारे क्या हैं। और जैसा कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि सूर्य भी हमारा क्या है, एक तारा है। सूर्य भी हमारा क्या है, सूर्य भी एक तारा है। तो आज हम इसी तारे के बारे में पढ़ेंगे। तारा वास्तव में है क्या, कि तारा जो है वास्तव में जो हमारे गैस हैं और धूल, कह सकते हैं कि ये गैस और धूल के एक चमकती हुई गेंद है। चमकती हुई क्या है, गेंद है, जो मुख्यतः ब्रह्मांड में उपस्थित है। और इसमें जो मुख्यतः गैसें पाई जाती हैं वो होती हैं हाइड्रोजन और हीलियम। कौन कौन सी गैसें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तारे क्या होते हैं, कि तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं और इसमें कुछ धूलकण भी होते हैं, जो कि इसी के कारण जब हमारा हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित होता है, जिसके कारण से ऊष्मा उत्सर्जित होती है और इसी ऊष्मा के कारण जो है जो तारे होते हैं वो हमारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तारों को उनके रंग के आधार, जो तारों का रंग होता है, तारों का जो रंग होता है उनके तापमान पर निर्भर करता है, उनके तापमान पर निर्भर करता है। जिसका जो तापमान होता है वो सबसे अधिक होता है, अर्थात जो तारा सबसे गर्म होता है वो नीले रंग का होता है, और जो तारा सबसे कम गर्म होता है, अर्थात जो ठंडे तारे होते हैं, या हम कह लें कि जिसका जो तापमान होता है वो कम होता है, जिसका तापमान क्या होता है, कम होता है, या जो ठंडे होते हैं ये किस रंग के होते हैं, ये लाल रंग के होते हैं। ठीक है, तो तारे जो हैं वो उनका जो रंग है वो उनके तापमान से निर्धारित होता है। सबसे अधिक जो गर्म होते हैं वे किस रंग के होते हैं, सामान्यतः नीले रंग के दिखाई देते हैं, और जो ठंडे होते हैं वो सामान्यतः
लाल रंग के दिखाई देते हैं। सभी तारों का जो आकार होता है, द्रव्यमान होता है, तापमान, वो क्या होते हैं, सभी भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये हो गए हमारे तारे। तारे कैसे जन्म लेते हैं, उनकी कैसे मृत्यु होती है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा रेड जायंट स्टार है, जिसे हम दानव तारा कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट क्या है, जो हमारा श्वेत वामन तारा या सफेद बौना, जिसे हम व्हाइट ड्वार्फ स्टार कहते हैं, जो हमारे ब्लैक ड्वार्फ होते हैं, न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो तारे के बारे में कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि गैस और धूल कण जो होते हैं, वो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उसके पश्चात जो गैस और धूल कण थे, जब धीरे धीरे ये इकट्ठा होना शुरू हुए तो ये एक तस्तरी का निर्माण करते हैं। धीरे धीरे ये क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते रहते हैं और जिसके कारण एक तस्तरी नुमा आकृति बनती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। और धीरे धीरे जब घूमते हुए ये एक सघन क्षेत्र का निर्माण करते हैं और सघन क्षेत्र का निर्माण करते हैं तो इसको हम बोलते हैं आदि तारा, या इसी को हम बोलते हैं आद्य तारा। इसी को हम क्या बोलते हैं, आद्य तारा, या हम कहें इसी को बोलते हैं प्रोटो स्टार। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटो स्टार। हमने क्या बताया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जो गैस धूल कण थे वो क्या थे, ब्रह्मांड में धीरे धीरे फैल रहे थे। इनके बीच जब गुरुत्वाकर्षण बल लगा तो धीरे धीरे गैस और धूल कण ये छोटे छोटे भागों में इकट्ठा हुए और एक तस्तरी नुमा आकृति बनाते हैं। और तस्तरी नुमा आकृति धीरे धीरे जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ती जाती है और एक सघन क्षेत्र का निर्माण करती है। इस सघन क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, आदि तारा, आद्य तारा, इसी को हम बोलते हैं प्रोटो स्टार। जब यही और संघनित होता है और इसमें जो परमाणु संलयन की क्रिया होती है, हमने बताया कि गैस जिसमें हमारा हाइड्रोजन और हीलियम, मुख्यतः ये दो गैसें पाई जाती हैं, जब ये संघनित होते हैं और संघनित होकर परमाणु संलयन की क्रिया करते हैं। इनमें कौन सी क्रिया होती है, परमाणु संलयन। याद रखेंगे कि तारों में कौन सी क्रिया होती है, जो प्रकाश आता है वो किसके कारण आता है, परमाणु संलयन के कारण। जब परमाणु संलयन की क्रिया होती है तब एक तारे का निर्माण होता है और तारे से प्रकाश की उत्पत्ति, क्योंकि जब हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, जब हमारा हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है तो साथ ही साथ बहुत सारी ऊर्जा भी उत्पत्ति या ऊर्जा की मात्रा भी या ऊर्जा उत्सर्जित होती है और इसी ऊर्जा के कारण जो तारे हैं वो चमकते हुए दिखाई देती हैं। तो फाइनली जो हमारा वो तारे का निर्माण होता है और इससे तारा जो है वो गर्म हो जाता है और चमकीला भी हो जाता है। तो तारे जो चमकते हैं उसका मुख्य कारण क्या है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। हाइड्रोजन जो है वो हमारा हीलियम में परिवर्तन होता है। तो तारों में मुख्यतः कौन कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब तारों का तापमान बढ़ता है और हाइड्रोजन का अधिकांश भाग जो है हमारा हीलियम में परिवर्तित हो जाता है तो हीलियम जो है तारे के क्रोड में इकट्ठा होने लगता है। जो हीलियम है वो क्या है, तारे के क्रोड में इकट्ठा होने लगता है और धीरे धीरे इसके टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ा देता है। और जब ये बढ़ जाता है तो ये तारे का जो टेम्परेचर है जब बढ़ जाता है तो ये एक रंग बदलता है अपना। ये तारे का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इसमें जो गैसें होती हैं, गर्म गैसें, वो अपने बाहरी आवरण की ओर फैलती हैं और इसके कारण तारों का रंग बदलता है और तब हम इन तारों को क्या बोलते हैं, लाल दानव तारा। क्या बोलते हैं, लाल दानव तारा, जिसे हम बोलते हैं रेड जाइंट स्टार। रेड जाइंट स्टार। अब रेड जाइंट स्टार, इसमें क्या होता है, हमने क्या बताया कि हाइड्रोजन का अधिकांश भाग हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या होते हैं कि हीलियम हमारे तारे के कोर में इकट्ठा होने लगते हैं और तारे का तापमान बढ़ता है। और जब तारे का तापमान बढ़ता है तो आसपास की गैसों का तापमान भी बढ़ा देता है। आसपास की गैसों का तापमान क्या होता है, बढ़ा देता है और फलतः क्या होता है कि तारे का जो रंग है वो परिवर्तित हो जाता है और ये एक लाल दानव तारा बन जाता है, अर्थात रेड जायंट स्टार। अब इसके आगे किसी भी तारे की दो स्थिति हो सकती है। जब तारा हमारा लाल दानव तारा बन जाता है तो इसके आगे तारे की कितनी स्थिति, दो स्थिति हो सकती है। एक, यदि तारे का जो द्रव्यमान है, तारे का जो द्रव्यमान है वो कम हो, वो क्या हो, कम हो। कम होने का मतलब किससे कम हो, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा से कम हो। तारे का जो द्रव्यमान है वो चंद्रशेखर सीमा से
कम हो। चंद्रशेखर सीमा क्या है? चंद्रशेखर सीमा वो है कि तारे का जो द्रव्यमान है वो 1.44 सौर द्रव्यमान, अर्थात कि तारे का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान से कम हो। सूर्य के द्रव्यमान से क्या हो? कम हो। तो हम बोलते हैं कि वो उसकी क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। सूर्य के द्रव्यमान से कम हो या उसके बराबर हो। बराबर कितना? लगभग 1.44 सौर द्रव्यमान, जिसे हम बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि चंद्रशेखर सीमा कितने के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो चंद्रशेखर सीमा याद रखेंगे, चंद्रशेखर सीमा जो है 1.44 सौर द्रव्यमान के बराबर होता है। 1.44 सौर द्रव्यमान के बराबर होता है, ये फैक्ट याद रखेंगे। तो जब तारे का जो द्रव्यमान है वो कम हो, किससे कम हो? सूर्य के द्रव्यमान से कम हो या सूर्य के द्रव्यमान के लगभग बराबर, अर्थात 1.44 सौर द्रव्यमान से या चंद्रशेखर सीमा से कम हो, तब ये तारे जो बनते हैं ये सफेद बौने तारे के रूप में बनते हैं। किस तारे के रूप में बनते हैं? तब ये तारे किस में बन जाते हैं? सफेद बौने तारे। सफेद बौने तारे, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ स्टार। क्या बोलते हैं? व्हाइट ड्वार्फ स्टार। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर इनका जो द्रव्यमान है, इनका जो द्रव्यमान है वो क्या हो? ज्यादा हो। द्रव्यमान क्या हो? ज्यादा हो। अगर इनका द्रव्यमान ज्यादा होगा तब ये जो तारे होंगे ये हमारे बनते हैं ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारा। ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारा, ठीक है, ब्लैक होल। अभी हम इसको भी समझेंगे कि इसमें भी कब न्यूट्रॉन तारा बनते हैं, कब ब्लैक होल बनते हैं। पहले इसको हम देख लेते हैं कि जब तारे का द्रव्यमान, जो हमारा लाल दानव तारा है, जब अगर इसका द्रव्यमान जो है वो चंद्रशेखर सीमा से क्या होगा? कम होगा। चंद्रशेखर सीमा से क्या होगा? कम होगा। तो ये हमारे सफेद बौने तारे के रूप में बनते हैं। अब इसमें कैसे बनते हैं कि क्या होता है कि जब इनकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती है, इनकी जो ऊर्जा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो गया, अब धीरे धीरे क्या होगी? इनकी ऊर्जा खत्म होगी, तो धीरे धीरे इनका जो अवशिष्ट है वो एक सघन पिंड के रूप में बन जाता है, क्योंकि ऊर्जा सारी खत्म हो गई और ये एक जगह क्या होते हैं? अपने धीरे धीरे ये सिकुड़ जाते हैं, तो ये एक सघन पिंड के रूप में बन जाते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? सफेद बौना तारा। अब ये धीरे धीरे जो है, ये सफेद बौने तारे जो है, जब इनकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो इनका ऊर्जा का उत्सर्जन भी क्या होगा? खत्म हो जाएगा, अर्थात इनका प्रकाश भी क्या हो गया? खत्म हो गया। और प्रकाश खत्म होने के बाद ये तारे अब बन जाते हैं काले बौने तारे। काले बौने तारे, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक ड्वार्फ। अब इनके तारे क्या बोलेंगे? क्योंकि ये चमकते नहीं तो हम इन्हें बोलते हैं काले बौने, ब्लैक ड्वार्फ। हमारा व्हाइट ड्वार्फ स्टार, जो कि जिसमें चमक बहुत ही कम होती है, ये सफेद बौने तारे होते हैं। जब इनकी ऊर्जा पूर्णतः समाप्त हो जाती है, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, तो ये एक छोटे से पिंड के रूप में बचते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? काले बौने या ब्लैक ड्वार्फ बोलते हैं। ठीक, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। कब? जब द्रव्यमान क्या हो? जो हमारी चंद्रशेखर सीमा है उससे कम हो। तब कौन सा तारा बनेगा? तब हमारा सफेद बौने तारे अर्थात व्हाइट ड्वार्फ स्टार, और अंततः हमारा बन जाएगा ब्लैक ड्वार्फ। दूसरी स्थिति हमने बताया कि जब द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान क्या हो? द्रव्यमान हमारा अधिक हो। किससे अधिक हो? चंद्रशेखर सीमा से। चंद्रशेखर सीमा से अधिक हो। चंद्रशेखर सीमा का मतलब है 1.44 सौर द्रव्यमान से अधिक हो। तो इसमें दो कंडीशन होती है। इसमें जब तारे की मृत्यु होने लगती है, जब तारे की जो ऊर्जा है, या हम कहें ईंधन, ईंधन का मतलब क्या हमने बताया कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो हीलियम में परिवर्तित होता है। अगर सारा का सारा हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात उसकी ईंधन जो है या उसकी ऊर्जा जो है समाप्त होने वाली है और तारा हमारा मृत होने लगता है। तो मृत होते तारे में अंततः क्या होता है? विस्फोट होता है। अगर तारा हमारा क्या है? विस्फोट कब होगा? जब चंद्रशेखर सीमा से अधिक होगा। इसमें क्या होगा? विस्फोट होगा। और विस्फोट होता है तो इसे हम बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। इसे हम क्या बोलते हैं? सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट जब होता है तो विस्फोट के बाद तारे का कोर बनता है। तारे का क्या बनता है?
कोर, अर्थात जब विस्फोट होता है तो अन्य चीजें जो अन्य पिंड होते हैं वो छूट जाते हैं और जो उसके कोर में बचा रह जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तारे का कोर। तारे का कोर जो बनता है, अगर इस तारे का जो कोर है, अगर इसका जो साइज है वो 1.5 से 3 सौर द्रव्यमान है, 1.5 से 3 सौर द्रव्यमान के बीच है, तो यह बनता है अब न्यूट्रॉन तारा। क्या बनता है, न्यूट्रॉन तारा। याद रखेंगे न्यूट्रॉन तारा कब बनेगा, जब द्रव्यमान जो है, कौन सा द्रव्यमान, जो हमारा ये वाला तारा था जिसका द्रव्यमान जो है चंद्रशेखर सीमा से अधिक था, उसका जब ईंधन समाप्त होता है अर्थात हाइड्रोजन से हीलियम खत्म होने वाला होता है तो उसमें विस्फोट होता है जिसे हम बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। और सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात उसके सेंटर में एक छोटा सा कोर बचा रह जाता है, विस्फोट के बाद तारे का कोर बनता है। वह कोर अगर 1.5 से 3 सौर द्रव्यमान के बीच में है तब यह बनता है न्यूट्रॉन तारा। कौन सा तारा बनता है, न्यूट्रॉन तारा। और इसी को हम बोलते हैं पल्सर। एग्जाम में पूछा गया है कि पल्सर क्या है, बहुत ही आसान सवाल। पल्सर क्या है, हमारा न्यूट्रॉन तारा है। ठीक, कब बनता है, जब कोर द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान 1.5 से 3 सौर द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर इसका जो द्रव्यमान है वो 3 सौर द्रव्यमान से अधिक है, 3 सौर द्रव्यमान से अधिक है, तब ये बनता है हमारा ब्लैक होल। क्या बनता है, ब्लैक होल। तो दो चीजें बनती हैं, एक हमारा न्यूट्रॉन तारा, दूसरा हमारा बनता है ब्लैक होल। कब बनेगा, जब 3 सौर द्रव्यमान से अधिक होगा। और न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कब बनेगा, जब 1.5 या 3 सौर द्रव्यमान के बीच में होगा। और जब 1.44 सौर द्रव्यमान से नीचे होगा तब हमारा क्या बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ स्टार। तो ये तीन चीजें याद रखेंगे। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल एक ऐसी स्थिति है जहां पे, या एक ऐसे स्थान होते हैं अंतरिक्ष में जो बहुत ही सघन होते हैं और इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो इतना अधिक होता है कि इससे प्रकाश भी जो है, एक मिनट, गुरुत्वाकर्षण बल, इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी यहाँ से पलायन नहीं कर सकता। तो इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है जिसमें सारी चीजों को अपनी ओर खींच लेता है। तो ब्लैक होल बनता है कब, जब 3 सौर द्रव्यमान से अधिक होता है। ठीक है, तो ये हमारा था तारे। तारों के बाद एक छोटा सा टॉपिक है नक्षत्र मंडल या तारा मंडल। उसको देख लेते हैं कि हमारा जो नक्षत्र मंडल है, नक्षत्र मंडल या इसी को हम बोलते हैं तारा मंडल। तारा मंडल वास्तव में क्या है, ये तारों का एक निश्चित आकार बनाने वाले तारों के समूह को कहते हैं। तारा मंडल क्या है, हमारा निश्चित आकार बनाने वाले तारों का समूह। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तारा मंडल क्या है या नक्षत्र मंडल क्या है। निश्चित आकार बनाने वाले तारों का समूह, इसी को हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल या तारा मंडल कहते हैं। ठीक है, इसका नामकरण सामान्यतः जो है, जो हमारे पौराणिक व्यक्ति हैं उनके नाम पर किया जाता है। वर्तमान में जो है लगभग 88 जो हैं ये मान्यता प्राप्त जो है नक्षत्र मंडल हैं। कितने, 88, जिसमें से जो हमारे प्रमुख हैं कुछ, उसमें से कुछ का नाम आप लोग याद कर सकते हैं। उर्सा मेजर्स, उर्सा मेजर या बिग बियर, उर्सा मेजर या बिग बियर। एक हमारा है ओरायन, हंटर और उर्सा माइनर या इसी को हम बोलते हैं स्मॉल बियर। ये हमारे कुछ प्रसिद्ध जो है हमारे नक्षत्र मंडल या तारा मंडल हैं। इसमें से जो स्मॉल बियर है ये वाला, इसी को हम सप्तर्षि मंडल कहते हैं, सप्तऋषि मंडल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम 7 तारों का समूह होता है। ये क्या होता है, 7 तारों का समूह। ये हमारा क्या है, स्मॉल बियर या उर्सा माइनर, जिसे हम सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं। सप्तऋषि के नाम पे ये रखा गया है। इसका उपयोग सामान्यतः जो है तारों के नामकरण के लिए या उल्का वर्षा होती है उसके नामकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कुछ टॉपिक। कल जो है हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में जो हमारा सूर्य है, सूर्य और सूर्य की जो परतें हैं उसमें कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। कल का हमारा टॉपिक क्या होगा, सूर्य, सूर्य की जो अन्य परतें हैं, सूर्य से संबंधित जो अन्य अवधारणा है, जिसमें हमारा अरोरा है, अरोरा जो एग्जाम में पूछा जाता है, और हमारे ग्रह हैं जो हमारे उपग्रह हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन साथियों को भी भेजें जो किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी का कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस सब्जेक्ट पूछा जाता है। जीएस में एक विषय हमारा जो है भूगोल है। अन्य विषय की क्लास भी इस चैनल पर चलेगी, लेकिन अभी जो है भूगोल की क्लास है। जल्द ही हम इतिहास, पॉलिटी, जो हमारा राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र, सभी क्लासेस लेके आएंगे। और जो अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस के अंतर्गत भूगोल एज अ सब्जेक्ट पूछा जाता है, वे हमारे साथी जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद।